बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब लॉकडाउन में नरमी की। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का आज तीसरा दिन है। मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? अगर आप ये सोच रहे थे कि वो सूरत हाल कल या परसों जैसी नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं। सूरत हाल वैसी ही है जैसी कल थी, सूरत हाल वैसी ही है जैसी परसों थी। यानी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वैसे ही रश लगा हुआ है? वैसे ही रश है। और ये हमने कल भी इसी मामले पर बात की थी कि जाहिर है ऐसे ऐसे शहर हैं, गुंजानाबाद शहर है, और जिस तरह हमारी मार्केट्स डिजाइन हुई हुई हैं, जिस तरह हमारी दुकानें हैं, बहुत मुश्किल हो भी जाता है। तो आज हम हर शहर की बात करेंगे। आज हम हर शहर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लाहौर का तस्करा करेंगे। आरिफ मलिक हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलेंगे, उनसे मजीद जानेंगे। तो आरिफ, आप बताइए इस सिलसिले में कि कल के परसों के निस्बत आज क्या देख रहे हैं? ये कहा गया था कि एक फैमिली मेंबर हो, वो बाहर आए, वो लोगों से मिले और वो शॉपिंग करे और चला जाए। क्या कुछ ऐसा हुआ आज? ऐसा देखा आपने? जी, इस तरह के कोई मनाजिर हमने नहीं देखे। यहाँ टाउनशिप बाज़ार में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हुई हैं, शॉपिंग्स कर रही हैं। यहाँ पर चूँकि हर किस्म की यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब है इस मार्केट के अंदर। यहाँ पर गारमेंट्स की दुकानें भी हैं, जूतों की दुकानें भी हैं, ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, कपड़े की दुकानें भी हैं। तो यह तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है। लेकिन यहाँ पर रश है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा सामान जो आज नज़र आ रहा है वो चांद रात का सामान नज़र आ रहा है। ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त मार्केट्स के अंदर मौजूद है, वो शॉपिंग्स कर रहे हैं और कोई भी समाजी फासला रखे बगैर ये लोग शॉपिंग कर रही हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाए हुए, कोई हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दुकानों के अंदर भी, ये बाहर भी कोई आरिफ मुझे ये बताएं कोई खातून अगर बाहर निकली और वो कोशिश करना चाहती है कि वह समाजी फासले का ख्याल रखे, ऑप्शन है उसके पास कि जिस मार्केट में वो जा रही है वहां वो इसको इंश्योर कर सके? जी, ये इंश्योर नहीं कर पा सकेंगे क्योंकि आपने फुटेज देखी होंगी कि यहाँ पर जो ख़वातीन का जो रश है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नजर आ रही हैं। कोई फासला रखना भी चाहे तो नहीं रख पाएगी क्योंकि रश इतना ज्यादा है। ठीक है आरिफ, ये तो आपने हमें मजमूई सूरत हाल बता दी लाहौर की। हम उमर बिन आसिफ की तरफ चलते हैं, रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। उमर, रावलपिंडी में कोई एक ऐसी एग्जाम्पल आपकी नजर में है जहां पर चीजें वाकई बेहतर हों, या कि वही सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के दीगर शहरों और दीगर बाजारों में है? शुएब, देखें, रावलपिंडी के तमाम तर बाज़ारों में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आया जो कि बेहतर कहलाया जा सके। आज जो है लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज़ है, लेकिन आवाम की तादाद ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि तमाम तर जो शहर है वो आज शॉपिंग करने के लिए बाहर निकला हुआ है। मैं इस टाइम फवारा चौक में मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो है रावलपिंडी के तमाम तर मरकज़ी बाज़ार है। ख़ासकर जो बाज़ार, बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जुड़वा शहरों से शॉपिंग करने आती है। ना ही किसी दुकानदार की जानिब से एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई है, ना ही जो गाहक आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर ने मास्क भी नहीं पहना हुआ। अक्सर दुकानों में देखा गया है ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही ताजरों की जानिब से जो है मास्क पहना जा रहा है, ना ही ग्लव्स का जो है उसमें पासदारी की जा रही है, ना ही ऐसा भी देखने में आया है कि ज़्यादा लोग जो है दुकानों में मौजूद है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने बुलाए हुए। ताजिर रहनुमाओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कई बार हमें बताया कि जो भी ताजिर ऐसा करेगा, अगर हुकूमत उसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो हम उस ताजिर का साथ नहीं देंगे। लेकिन ताजिर रहनुमाओं के भी जो दावे हैं वो सिर्फ दावों तक महदूद हैं और अभी तक कोई भी इस चीज़ को अमली जामा नहीं पहचाया जा सका। ठीक है उमर। शाहनवाज अली कादरी, खासी गर्मी है, नज़र भी आ रहा है, ऐसा फील कर रहा है पूरा कराची इस सबको, और इस सबके साथ साथ कोई ख्याल यहाँ पर नहीं किया गया। कल भी परसों भी जो हमारी ताजिर रहनुमाओं से बात हुई, उनका यही कहना था कि इसको मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना बने। तो उनकी यकीन दहानियाँ, शहरी इंतज़ामिया, सब कुछ कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए किरण, कराची की हालत जो है, जो अभी दीगर नुमाइंदगान ने भी अपडेट किया, वहाँ से मुख्तलिफ नहीं है। मैं इस वक्त लाइट हाउस पे मौजूद हूँ और ये सबसे हैरत कुन बात यह है कि यहाँ पर रश नहीं है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि जो SOPs का ख्याल रखने की यकीन दहानी कराई गई थी, वो यकीन दहानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ताजिर रहनुमा की तरफ से दावे किए गए थे कि ताजिरों को खोलने की इजाज़त दी जाए, हैंड सैनिटाइज़र, स्प्रे, मास्क वो कस्टमर्स को खुद प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आ रहा है। और रश हमें मुख्तलिफ मार्केट्स में देखने में मिला है और कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बच्चे, ख़वातीन छोटी छोटी दुकानों में मौजूद हैं और कंजस्टेड दुकानें हैं। इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स नहीं है यहाँ पर कराची के अंदर। मॉल को बंद कर दिया गया है, मार्केट में खासी स्पेस नहीं होती। इसी वजह
शाहनवाज, मुझे ये बताइएगा कि हम गुज़श्ता रोज़ भी जब इस टॉपिक पर बात कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग पर और रश पर और लॉकडाउन में नरमी की बात की सूरत हाल पर, और अतीक मीर साहब साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि अब अगर सोशल डिस्टेंसिंग को कोई इंश्योर नहीं करता, कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करता, मास्क का इस्तेमाल नहीं करता, और अगर कहीं पर खिलाफ वर्जी होती है और वो दुकान की तरफ से होती है, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से होती है, तो उन दुकानों को, उन मार्केट्स को इंतजामिया सील करने का हक रखती है। और यही बात मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी हमारे शो में कही थी सना साधवानी से बात करते हुए। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केट्स की सूरत हाल ये है कि वहां पर रश है और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कोई नहीं कर रहा, एहतियात कोई नहीं बरत रहा, तो फिर कहीं पर ऐसी खबर आई कि कोई दुकान सील की हो, कोई मार्केट बंद की हो? देखिए, अब तक ऐसी कोई मिसाल हमारे सामने नज़र नहीं आई है कि जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल ना रखने पर बंद किया गया हो। खुलेआम जो है खिलाफवर्जी जारी है। ठीक है, ऐसी कोई एग्जांपल कराची में तो नहीं है। मैं आरिफ आपकी तरफ आना चाहूँगा एक बार फिर से, और मैं ज़ाहिर आपसे बात तो कर रहा हूँ मार्केट से मुताल्लिक, लेकिन मुझे एक बात और बताइएगा कि पंजाब हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात जब हम करते हैं और हम रोज़ाना यही सुनते हैं, वो बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, वो हर बात के साथ स्मार्ट का लफ्ज़ ऐड करते हैं, वो कहते हैं हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, हम स्मार्ट सैम्पलिंग करेंगे। ये स्मार्टनेस यहाँ पर नज़र आ रही है लाहौर में, या सिर्फ वो स्मार्ट बातों तक ही है? जी, वो तो गुफ्तगू तक ही स्मार्टनेस नज़र आ रही है, यहाँ पर तो कोई स्मार्टनेस नज़र नहीं आ रही है। आप मार्केट्सों का मैंने आपको हाल बताया, यहाँ पे ये तो टाउनशिप एक बड़ा बाज़ार है, छोटे बाज़ारों की भी हालत इसी तरह की है कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश है, वहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, समाजी फासला नहीं है, यहाँ पर कोई इंतज़ामिया की कोई सूरत हाल नहीं है, किसी ताजर बरादरी का कोई बड़ा आदमी यहाँ पर नहीं बैठा जो यहाँ पर ताजर बरादरी को इकट्ठा करके ये कह सके कि आप लोगों ने जो गेट्स वो जो इंश्योर करने हैं, SOPs इंश्योर करें, वो आप इंश्योर नहीं कर रहे। नहीं, ये बताइएगा वहाँ लाहौर में जो ताजर बरादरी है, जो ताजर रहनुमा है, वो इस सिलसिले में कह क्या रहे हैं? ये खुलवा दो, मार्केट्स खुलवा दो वाली बात तो हो गई थी कि सॉफ्ट करें और पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए, बंदिशें नहीं होनी चाहिए, मामलात को स्मूथ बनाना चाहिए। अब करके दे दिया, अब उनके हिस्से का जो काम है वो कौन करेगा? अब क्या कह रहे हैं वो? हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, इंतजामिया का इंतजार कर रहे हैं कि हम अगर अब बंद करने दिया जो दुकान को तो हम बंद करने देंगे, बस इतनी सी बात थी। होती है हर एसोसिएशन जो है वो अपने वोट लेने के लिए जो है लोगों के साथ हमदर्दी करती है, और जो ताजर बरादरी यहाँ पे दुकानदार हैं उनके साथ हमदर्दी और जो है वो प्यार का रवैया इख्तियार करने के लिए उन्हें कुछ नहीं कहती, कोई इंतजामी के साथ ताउन नहीं करती, और उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। तो यहाँ पर जो दुकानदार है फिर वो SOPs को फॉलो नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पर जितनी भी एसोसिएशन है, लिबर्टी मार्केट अगर एसोसिएशन देखें तो वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत अमल दरामद होता है, लेकिन इस मार्केट का हम आपको बताएं तो यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। इशरा मार्केट में आप चले जाएँ तो वहाँ पर भी कोई अमल दरामद नहीं है। तो यहाँ पर एसोसिएशन का काम तो ज़रूर बनता है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया भी आकर यहाँ पर देखेगी तो सूरत हाल उसके बरक्स है। और बार बार हम लोग टीवी पे भी ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे शहरों में कुछ ऐसी सिचुएशन है। आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों का अहवाल हमने नया दिन के नाज़रीन के सामने रखा। अब जरा इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हलीम आदिल शेख साहब, ये फरमाइएगा, मार्केट्स का खुल जाना काफ़ी नहीं था, चीज़ों का मैनेज होना भी ज़रूरी था। ये जो 2 दिन 3 दिन आपके सामने है, आपको लगता है कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में सूरत हाल अच्छी नहीं है। इनको SOPs को बनाना, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, और हमें खुद जो हमारे शहरी जो निकल कर आ गए उनको खुद भी ख्याल करना पड़ेगा, और जो एसोसिएशन है उनको भी ख्याल करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कुछ जरूरी है। यहाँ जो मुकाबला है वो डेथ वर्सेस डेथ का मुकाबला था, इसलिए सारे फैसले करने पड़े। लेकिन अब मैं समझता हूँ सबसे अहम जिम्मेदारी वो जो खरीदार आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, उनकी बनती है। उसके बाद जो दुकानदार है और जो एसोसिएशन है उनकी बनती है, और मैं समझता हूँ इंतजामिया की भी बनती है कि वो SOPs जो बनाई है उसको जब SOPs बनाई गई थी तो ये बात भी सामने रखी गई थी कि मामला जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। ऐसा हुआ था? देखिए, बिल्कुल ये पहले दिन से पता था कि जिस तरीके की हम कौम है हम लोग बिल्कुल निकलेंगे, हम ख्याल नहीं करेंगे, लेकिन दोनों तरफ हल नहीं था। हम इस मामले को इस अंदाज से बंद भी नहीं रख सकते थे। दूसरी तरफ भूख थी, लोग खुदकुशियां कर रहे थे, लोग घरों में बंद पड़े थे। ये देखिए पहली दफा हुआ है, दुनिया में पहली दफा हो रहा है, इसको हमें टैकल करना पड़ेगा, स्मार्टली इस पे एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन 3 दिनों में कोई स्मार्टनेस दिखाई नहीं दे रही शेख साहब। इन 3 दिनों में तो अफसोस हो रहा है, जो भी कुछ देख रहे हैं ये खतरा है, हर एक शख्स कोरोना की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन है। और मजमूई तौर पे देखा जाए तो यही लग रहा है देखकर, और ये अफसोसनाक है। तो कहाँ पर आप लोग बात पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाए, मैं ये जानना चाहती हूँ।
नहीं, मैं समझता हूँ कि बात करने की गई, लेकिन अब उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने अपने सूबों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने एरियाज के अंदर इंतजामिया के जरिए वो तमाम ताजिर तंजीमें जिनका प्रेशर था, जो आगे आ रहे थे, उनको पाबंद करें, बजाय इसके कि थाना जाके उनको बंद करते FIR करते। पहले मैं समझता हूँ ताजिर तंजीमों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि ताजिर नुमाइंदे भी कह रहे हैं कि जी हम हाथ उठा गए, ऐसा नहीं है। इस अंदाज से खुदा न खास्ता हालात खराब हो सकते हैं, तो फौरी तौर पे ताजिर तंजीमों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। जहां तक हलीम आदिल शेख साहब जिम्मेदारी की बात, आपने खुद भी कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्राइमरीली जिम्मेदारी है। आपको लगता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फेलियर है ये, अगर इसको इंश्योर नहीं करा पाती प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें मैं तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहूंगा जहां जहां हो रहा है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा सवाल भी तमाम सूबों के हवाले से ही था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि फेलियर इसको नहीं कह सकते कि क्योंकि मुसीबत के दिन है। अचानक लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर घरों से निकल कर आ जाएंगे तो महदूद इंतजामिया, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा अपना एक जिम्मेदारी बनती है बहैसियत शहरी के, बहैसियत एक खरीदार के, बहैसियत पाकिस्तानी के, कि हम कंट्रोल करें। हलीम साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स की तो है, लेकिन मुझे बताएं कि जब आप लोग मीटिंग्स करते रहे, जब ताजिर बिरादरी से मीटिंग्स आपकी भी होती रही और ताजिर बिरादरी की मीटिंग गवर्नमेंट से भी होती रही, एडमिनिस्ट्रेशन से भी होती रही और SOPs तय होते रहे, तो सर मार्केट एसोसिएशन का तो फेलियर यहां पर है। बहरहाल अगर आप ये कहें कि लोग आपस में डिस्टेंस मेंटेन नहीं करें, मान लिया लोगों की गलती है, लेकिन अगर एक दुकान के अंदर 2 लोग ही जाने चाहिए, क्योंकि दुकानें बड़ी तंग सी हैं, और ऐसे में अगर ज्यादा खरीदार पहुंच जाते हैं सर, फिर तो दुकानदार रिस्पॉन्सिबल है, फिर तो मार्केट एसोसिएशन जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि फौरी तौर पे पहले फेज में जो इंस्टीट्यूशन है, इनकी जो अंजुमन है, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे पाबंदी करवाएं। क्योंकि आपके दुकान, देखिए अगर किसी के मास्क नहीं लगाया हुआ, किसी ने सैनिटाइजेशन ठीक नहीं हुई, उसको अब ना खरीदारी ना करने दे। अगर कोई 4 किलो का दुकान बंद कर दे, मैं समझता हूँ 1-2 दिन लगेंगे इसके ऊपर। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि समाज का कि आपने इस बड़े अहम पहलू को आपने टच किया है, और इसके जरिए मैं अपील भी करता हूँ आपसे कि जरूर आप जाइए, खरीदारी कीजिए, लेकिन खुदा से खुदारा अपने बच्चों को साथ में ले जाइए, बुजुर्गों के साथ में ले जाइए, पूरी पिकनिक मूड में, पार्टी मूड के अंदर ना आ जाइए। मैं भी अपील करता हूँ समाज के जरिए, अपना ख्याल कीजिए, सबका ख्याल कीजिए। ये मुसीबत लेकर बाहर निकल रहे हैं, हम एक अच्छी नीयत से करने किया कि आप लोग परेशान थे, हमारी ताजिर बरादरी परेशान थी, लोग घरों में फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे, मामला खराब थे, लोगों का रोजगार खुलना चाह रहे थे। मैं अपील करता हूँ समाज के जरिए कि अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का इस बीमारी से ख्याल रखिए। ना निकलिए, पिकनिक के दिन नहीं है, ये पार्टी के दिन नहीं है, ये बाहर निकलने के दिन नहीं है, बस जरूरत के तहत जाइए। और दुकानदारों से भी कहता हूं, जिसके पास मास्क ना हो, उसको खरीदारी ना करना। ये फरमाइएगा PTI कराची में क्या कर रही है, सिंध में क्या कर रही है इस सब से निपटने के लिए, और वो जो टाइगर फोर्स है जो हमें कहीं कहीं अब मुख्तलिफ शहरों में दिखाई देने लगी है पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, PTI सिंध में PTI ने क्या कुछ किया, PTI सिंध में पोजीशन है। अब मैं समझता हूँ सिंध में सबसे बड़ा काम जो किया हमने अपने हल्कों में, आप देखिए मैं भी हर रोज 3 घंटे अफ्तार के बाद अपने घर में होता, हमने अपने हल्कों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाती तौर पर। उसके अलावा PTI हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, किसान हमारा है। 27 अरब रुपए सिंध में 12-12 हजार रुपए तकसीम हो चुके हैं। 1,48,000। नहीं सर, वो टाइगर फोर्स कहाँ है? टाइगर फोर्स को सिंध हुकूमत ने कबूल करने से इनकार किया हुआ है। आपने सुना, इनको तो पता नहीं, एक वॉलंटियर दिए गए थे, 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर थे, सिंध के शहरी थे, प्रोफेशनल थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, लेकिन इनको तो नहीं चाहिए ना। इन्होंने कहा नहीं हमें टाइगर फोर्स, तो यानी सिंध में टाइगर फोर्स काम नहीं कर रही अभी तक। सिंध गवर्नमेंट ने, क्योंकि टाइगर फोर्स एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, वो PTI की फोर्स नहीं है, वो मेरी फोर्स नहीं है, वो तहरीक इंसाफ की कोई यूथ विंग नहीं है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है, DC के साथ, ACs के साथ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी उन्हें अलाउ नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट को फैक्ट है कि शायद आम लोग आ जाएंगे तो काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो देखना था राशन बट रहा नहीं बट रहा, काम हो रहा नहीं हो रहा, क्वारंटाइन हो रहा नहीं हो रहा। वैसे सर बाकी सूबों में भी सूरत हाल कराची जैसी है, जहां पर आपके बकौल टाइगर फोर्स काम कर रही है। अपना शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए, टाइगर फोर्स एक वॉलंटरी फोर्स है, समझिए इस बात को। एक नौजवान है जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर, कोई तनख्वाह नहीं है उनकी, कोई उनकी शनाख्त इस तरीके से नहीं है कि वो कोई पेड। नहीं सर मैं ये जानना नहीं चाह रहा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर सिंध में टाइगर फोर्स काम नहीं कर रही, बाकी पाकिस्तान में टाइगर फोर्स बहुत एक्टिव है, सर फिर लाहौर और कराची एक मंजरनामा क्यों पेश कर रहा है? वहां काम कर रही है, तो काम भी नहीं कर रही। देखिए, वहां उतर चुकी है
यहाँ तो आपको पता 50 साल के बने हुए इदारे सेटल नहीं हो पाए। एक नौजवानों की, वॉलंटियर्स की, उनको कोऑर्डिनेशन होना, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन करना, उनको ग्राउंड पे उतारना एक टाइम लगता है। एक हफ्ते के अंदर हम चाहें कि अचानक सारे बता देना, पुलिस आप सिंध गवर्नमेंट को बता दीजिए कि वो लोग, उनको पता है सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंश्योर करते हैं, वो बड़े ट्रेंड है इस मामले में। आप ये वाली बात अगर आप एक बेहतर मौसर प्लान उनके सामने रखेंगे, वो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है आ जाइए, कर लेने दीजिए काम। नहीं शेख साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान ऑन बोर्ड है। सिंध गवर्नमेंट आपको पता है मजबूरी है, इन्होंने खौफ में मुब्तला है। सिर्फ मैं तो कहता हूँ आपकी नौकरी खतरे में पड़ गई। जितने एंकर और न्यूज एंकर है, मैं समा में काम करती हूँ, किया जाता है। सुन तो लीजिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता भाई। अरे पूरी बात नहीं सुनी ना। आजकल हमारे वजीर आला जबरदस्त बुलेटिन पढ़ने लगे, डेली ये निकलते हैं, फर्स्ट क्लास सेट बनता है। वो कहते हैं आजकल वजीर आजम भी ऐसे ही करते हैं। वो वजीर आला का नहीं, वो हल बताते हैं। वो कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये बताते हैं इतने मर गए, इतने हो गए, इतने वो गए। इनसे तो पूछो भाई आप बता दिया आपने क्या किया। ग्राउंड पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है ग्राउंड पे काम करना। सिर्फ ये बता देते, डराते धमकाते चले जाते हैं। बाकायदा न्यूज का सेट लग रहा होता है आजकल तो हमें कि बुलेटिन आने वाला है, बुलेटिन आया चाहता है। अच्छा ये फरमाइए, खुर्रम शेर जमान साहब ने कुछ कहा था, आपके इल्म में है कोरोना के बारे में? बहुत कुछ क्या आप उनका हर पॉइंट बाय करते हैं जो वो बात करते हैं, कोरोना से मुताल्लिक, स्टैट से मुताल्लिक, हॉस्पिटल से मुताल्लिक, डेड बॉडीज से मुताल्लिक। देखिए, खुर्रम शेर जमान जो कहते हैं वो यही कहते हैं जो समा कहता है। तो एक दफा वज़ीर आला साहब ने कहा था कि 400 मौत हो गई, हम कहते हैं गलत कहा, समा ने भी कह दिया गलत कह दिया। एक दफा वज़ीर आला साहब ने कहा था कि हमारे हॉस्पिटल भर चुके, समा ने कहा है कि नहीं सूरत हाल नहीं है। मैं तो वो बात करता हूँ, सिर्फ इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखिए हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बताइए फिर खुर्रम शेर जमान साहब ठीक कह रहे हैं, असद उमर साहब गलत कह रहे हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं? क्योंकि असद उमर साहब ने कहा था कि वो ठीक नहीं कह रहे। दोनों ठीक कह रहे हैं सर। दोनों ठीक कैसे कह रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। मैं बताता हूँ। हुआ ये कि सिंध हुकूमत, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। इन्होंने उसमें जाके पीर जो गोट के अंदर 250 लोगों को कोरोना लगा दी, बाद में माजरत कर ली उसके ऊपर। मोदी समा ने कहा बात ये कि हम ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, हम देखते हैं ये क्या अस्पताल भरे, अस्पतालों में तो 1289 लोग हैं, 1289 लोग एडमिट थे। इन्होंने कहा वेंटिलेटर खत्म हो गए, भर गए। वेंटिलेटर पे तो 24 लोग मौजूद थे। तो खुर्रम शेर जमान भी ठीक कहते हैं। असद भाई को वहां बैठकर जो बात करनी चाहिए वो मेरा ख्याल है ऐसे ही एक बड़े को यही बात करनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड पर मौजूद है खुर्रम शेर जमान, यानी आपका पॉइंट तो ये हुआ कि फिर असद उमर साहब ठीक बात नहीं कर रहे, करने यही चाहिए, वो कर नहीं रहे ठीक बात। मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी जितना करीब से हम देख रहे हैं असद भाई को, चूंकि आजकल वो कंसेंसस डेवलप कर रहे होते हैं उस जगह बैठे, मैं समझता हूँ उनका रोल एक बड़े का है, सबको इकट्ठा करने का है। तो बड़ा गलत बात तो नहीं कर सकता, बड़ा है तो वो गलत बात करेगा। अच्छा चलिए ये बताइए, कराची से वोट लिया आप लोगों ने, हम कराची ने वजीर आजम बना दिया पीटीआई का, और फिर पीटीआई क्या कर रही है कराची के साथ, इसको जरा सा एड्रेस कीजिएगा। पीटीआई क्या नहीं कर रही कराची के लिए? पीटीआई कराची के अपने हल्कों के अंदर मौजूद है। पीटीआई की हुकूमत ने कराची के अस्पतालों में टेस्टिंग टेस्टिंग किट्स आ गई या पीपीईज आ गई या सर वो तो एनडीएमए की तरफ से आई है सर। वो किसकी है? पीटीआई की है ना। मैंने तो अपने घर से सर वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सर, नेशनल फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज फ्रॉम पीटीआई सर। अगर उसे चाइना से कोई खेप आएगी तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को वो डिवाइड करनी है, एज पर पॉपुलेशन करनी है, एज पर रूल करनी है, एज पर मैकेनिज्म करनी है। जनाब वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या मंगा, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं मंगा सकती? 15,000 अरब आगे 10-12 साल का सर मंगवाई तो सिंध गवर्नमेंट ने भी, आप ये तो नहीं कह सकते कि सिंध गवर्नमेंट ने मंगवाई नहीं है। मंगाई है जो खैरपुर में जिसने जाली टेस्ट करती है, 2 नंबर किस मंगवाई है? कितनी से मंगा ली है? मैं तो खुली बात करता हूँ ना, हम अपने हल्कों में मौजूद हैं, हमारे तमाम एमपी एमएलए ग्राउंड पे नजर आते हैं। जाइए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे कीजिए, पीपल्स पार्टी का लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, सामने से आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है जाइए ना ग्राउंड पे, मेरे साथ चलिए, जाइए ना। मैं डेली अपनी बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही हूँ, रिपोर्टिंग टीम बाहर हाल जाती है। थैंक यू सो वेरी मच, देखिए ना। अरे थैंक यू, आप हमारे साथ थे। थैंक यू आप हमारे साथ थे अलीम आदिल शेख साहब। तो तय ये पाया कि खुर्रम शेर जमान साहब भी ठीक है और असद उमर साहब भी ठीक है, लेकिन वो थोड़े गलत भी हैं। इस वक्त मैं ठीक हूँ कैसे? क्योंकि मैं ब्रेक लेने लगा हूँ। ब्रेक लेते हैं।
हाजिर हैं ब्रेक के बाद। सिंध भर में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से मामलात को मैनेज किया जाएगा, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं का जवाब लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, अब से एक स्टेटमेंट चूँकि मेरे पास है ना, तो मैं चाह रही थी पहले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब से थोड़ी सी देर पहले हम हलीम आदिल शेख साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ खुर्रम शेर जमान कह रहे थे वो भी ठीक था और जो असद उमर कह रहे थे वो भी ठीक था। असद उमर कंसेंसस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही चाहती है। तो क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि वाकई कुछ इसी तरह के इशारे हैं, कंसेंसस को बिल्ड किया जा रहा है, एक अच्छा माहौल बनने जा रहा है? ये सिंध की क़यादत को पीटीआई की छोड़ के मैं बात पूछ रही हूँ आपसे। तैमूर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। अरे तैमूर तालपुर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मैं सवाल दोहरा दूं? जी दोहरा दें। सर, हम अभी ना हलीम आदिल शेख साहब से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि असद उमर साहब ना कंसेंसस को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो खुर्रम शेर जमान कह रहे हैं वो भी ठीक है और जो वो कर रहे हैं वो भी ठीक है। मैं चाह रही थी कि मैं आपसे पूछती कि वो जो कंसेंसस को बिल्ड करने की बात हो रही है वो नज़र आ रहा है, वो वाकई ऐसे ही हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जी, मैं बिल्कुल भी इनकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी अभी चल रही है पीटीआई की, वो हम सब की समझ से बालातर है। जब कोविड-19 का पेंडेमिक इशू चल रहा है, जिसने पता ही नहीं कितने ही डेवलप्ड नेशंस में तबाही मचा दी है, यूएसए, यूके, इटली जैसे ममालिक जहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम है, वहाँ के पट्टे बैठ गए उनके वहाँ पर। और यहाँ पर जब उस पर डिस्कशन के लिए आप नेशनल असेंबली का 1 पॉइंट एजेंडा पर इजलास मंगवाते हैं, तो वहाँ पर मुराद सईद और शाह महमूद कुरैशी साहब जो आके सियासी बातें करते हैं और पीटीआई का जो फ्यूचर में रोल बनाना चाहते हैं, जो अपनी सियासी पॉलिसीज हमें बताना चाहते हैं, आके उस सेशन में हमारे साथ उन टॉपिक्स पर ये शुरू हो जाते हैं। जब पेंडेमिक कोविड-19 का इतना इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है, तो वो बेकार किस्म की बातें ले आते हैं कि उनको 18 अमेंडमेंट 8वीं तरमीम को जो है सो भी डिसलॉज करना है। तो अगर इनके अंदर थोड़ी भी सीरियसनेस होती तो ये बातें और ये इस तरह की बातें आपके ख्याल में ये बातें ना की जाती। ठीक है तैमूर साहब, ये भी फरमाइएगा, टाइगर फोर्स से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि सिंध हुकूमत ने अप्रूव नहीं किया और वो चाहती नहीं है कि टाइगर फोर्स यहाँ पर काम करे, सपोर्ट करे सिंध हुकूमत को, फैसिलिटेट करे आवाम को। क्या मौक़िफ़ है आपका सिंध गवर्नमेंट का इस पर? जी, दो मौक़िफ़ में दूंगा। एक तो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ होगा, इस फोर्स का नाम टाइगर फोर्स के बगैर शेरू फोर्स रख देंगे तो ज्यादा सूट करेगा इनको, पहली बात। दूसरा, मैं अपना सियासी मौक़िफ़ ये दूंगा इस पे कि ये जो टाइगर फोर्स है, ये बेसिकली अगर आप जरा मिले जाके इन लोगों से जो इस टाइगर फोर्स में अभी अपने आप को इनरोल करके आए हैं, तो ये बेसिकली समझते थे कि ये कोई नौकरियां जो इनकी लाखों नौकरियों का कप्तान ने वादा किया था, वो वादा फुलफिल हो गया है और इनको तनख्वाहें मिलेंगी। तो ये बेसिकली बेरोजगार फोर्स है, ये टाइगर फोर्स नहीं है। जैसे ही इनको पता चला है कि ये इसका कॉज क्या है, इसका मकसद क्या है, ये कोई नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट उनमें रहा नहीं है। ये आप सिंध के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, जो सिंध से लोगों ने जो लॉगिन किया था या जो रजिस्टर हुए थे, या पूरे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? ये मैं आपसे पूरे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। सिंध के लोगों की जो ना इनसे कोई उम्मीद, ना इनसे कोई आसरा है पीटीआई की हुकूमत से, पर जो आसरा जो था रहा गया पंजाब में या केपीके में या बलूचिस्तान में, मैं उनके तासुरात आपसे जाहिर कर रहा हूँ कि वो एक नौकरी समझ के, रोजगार समझ के उन्होंने आके यहाँ पे टाइगर फोर्स में अप्लाई किया था, काम करने के लिए नहीं किया था। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कोई उम्मीद बांधी नहीं जा सकती इस वक्त, जो भी हम मुख्तलिफ बाज़ारों में देख रहे हैं, लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं है, कोई खदशा नहीं है। ताजिर ये कह रहे हैं कि जी अगर कोई वायलेशंस हैं तो आप दुकान को सील कर दीजिए, ख़त्म बात। इस तरह से कोरोना से फाइट तो नहीं किया जा सकेगा। आप लोग समझा नहीं सके या इस सिचुएशन को केटर करने के लिए जो अब हम 3 दिन से बाज़ारों में देख रहे हैं, आप खुद भी सर देख रहे होंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कोरोना को ऐसे ही फैलने दिया जाएगा, ये लग रहा है बाज़ारों को देखने के बाद में, लोगों का रश देखने के बाद में। देखिए जी, बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ बेहतरी आ सकती थी और अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह करेंगे। बात यह है कि आपने तो अवाम को गुमराह कर दिया ना। यहाँ पर जब बैठकर मुराद अली शाह, चेयरमैन बिलावल कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक पेंडेमिक है, घरों में रहें, घरों से ना निकलें। जब सीवियर लॉकडाउन चल रहा था तब हम गुजारिश कर रहे थे, हाथ बांधकर, हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेहरबानी करके अब दुकानें फिलहाल इतने वक्त के लिए बंद रखें जब तक हम कोई लाएमल लाएं, कोई SOPs लाएं, हम चाइना के और इनके एक्सपर्ट से बात करें। उस टाइम पर गवर्नर सिंध बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मिलकर और कह रहे थे आम पब्लिक को और ताजिरों को कि मेहरबानी करके अपनी दुकानें खोलें, हम देखते हैं सिंध हुकूमत आपके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। अपनी इंडस्ट्रीज खोल लें, जाएं, जाके दुकानों में बैठ जाएं। आप बाकी सूबों को देखें, क्या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी ने KPK में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ये हरकतें की जो PTI ने? ये बड़ा दुरुस्त आपने पॉइंट आपने रेज किया है। बाकी सूबों में वाकई ऐसे हालात नहीं हैं जो हम सिंध में देखते हैं। जो लड़ाई वफाक और सिंध की हम देख रहे हैं सर, ज़ाहिर है वो किसी और सूबे में हम नहीं देख रहे। तालपुर साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, जब हमारे पास नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मौजूद है और जब स्टैट्स वहाँ से आते हैं और आने भी चाहिए ज़ाहिर है वहीं से, और ऐसे में अगर असद उमर साहब ये बात करें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 100 से भी कम लोग हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन आपकी वजीर अजरा पिचोह साहिबा ये कह दें कि 244 वेंटिलेटर्स हमारे कोरोना पेशेंट्स के लिए मख्तस हैं और 70% उस पर कोरोना पेशेंट्स हैं। तो सर ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं फिर विफाक से अलग और सूबे से अलग, सर इससे इब्हाम पैदा होता है। लोग कहते हैं कि हम सिंध हुकूमत की बात मान के परेशान हो जाएं या कि हम विफाक की बात सुन के थोड़ा तसल्ली कर लें। आप उनकी बात सुने जिनके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आपको बता रहे हैं, जिनके पास प्रूफ पड़ा है, जिनके पास एक एक चीज हम आपके रिकॉर्ड पे दे रहे हैं। हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन लाइव शेयर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध, मुर्तज़ा वहाब, हमारे स्पोक्स पर्सन आके डेली अपडेट कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बगैर मांगे हुए उन्हें दी जा रही है। यानी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट तैमूर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसका मतलब मैं ये समझूं कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल हेल्थ कैपेसिटी को देखते हुए, हेल्थ फैसिलिटी को देखते हुए यही है कि कोलैप्स तो नहीं लेकिन एट अ वर्स्ट टू कोलैप्स है, नियर टू कोलैप्स है। इतना रश है हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पर इतने ज्यादा मरीज हैं। देखिए जी, इट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन एवरीवेयर ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑफ कोर्स इन सिंध पर, क्योंकि सिंध का हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है पंजाब से, KPK से, जिसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट आप देखेंगे तो इज मच लोअर इन सिंध कंपेयर्ड टू अदर प्रोविंस। स्पेशली अगर आप KPK में देखेंगे तो दुनिया में कहीं भी इतना हाई मोर्टेलिटी रेट नहीं रहा जितना अभी KPK का है। अफसोस से पता चलता है कि पिछले इतने सालों में क्या किया है वहाँ की हुकूमत ने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। एक सवाल का जवाब और तो सिचुएशन क्रिटिकल है। ये सिचुएशन जो करंट सिचुएशन है, इसको देखते हुए मुझे बिल्कुल मुख्तसरन ये बताइएगा, ताजिर तंजीमों से नए सिरे से बात करेंगे आप लोग इस सारी सिचुएशन को काबू करने के लिए? बिल्कुल जी, हम करेंगे। हमने एक पॉलिसी बनाई है, हम उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। हमने अगर SOPs बनाई, हम SOPs को फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये जो नहीं है, ठीक है, SOPs को फॉलो करेंगे और SOPs पर फॉलो कराएंगे। तैमूर साहब, एक बात और, इस जुम्मे को भी लॉकडाउन वैसे ही होगा? आने वाले जुम्मे को 21 रमजान मुबारक को जैसे पिछले जुम्मे को हम देखते आए हैं? बेहतर नहीं हो रही है, हर जगह पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज अ टाइम टू बी मोर केयरफुल एंड मोर कॉशियस। आई एम होपफुल एंड आई होप कि इसी तरह है और लॉकडाउन इसी तरह से जारी रहे जब तक हम सिचुएशन को कुछ कंट्रोल में नहीं लाते। सेम गोस फॉर ईद, ऐसा ही लॉकडाउन रहेगा? क्योंकि ज़ाहिर है ईद से मुतालिक लोग जानना चाहते हैं, लोग बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, घरों में ही रहना होगा। देखिए, ईद एक ऐसा मौका है जिसपे हर कोई हमारा सिटीजन, हर कोई हमारा भाई, हमारी बहन चाह रहे होंगे और चाहेंगे कि वो बाहर निकले, ईद सेलिब्रेट करें। और हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे तब तक सिचुएशन बेहतर हो जाए, केसेस कंट्रोल हो जाए और हम कोई अच्छी SOPs बनाकर कोई, लेकिन अभी जो हालात हैं वो देखते हुए ऐसा हम अभी डिसाइड भी नहीं कर सकते, ऐलान भी नहीं कर सकते। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और मौक़िफ़ आ गया, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया और SOPs से मुतालिक आपने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर पाएंगे। ज़ाहिर है
उम्मीद उन्हें भी और होनी भी उम्मीद चाहिए। उन्हें भी है, लेकिन जुमे के बारे में कोई चेंजेस नहीं है। ईद के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इमोशंस का उनको पूरी तरह से ख्याल है, उन्होंने ये बताया है। क्विकली खबर दे देती हूँ मैं आपको। जनाब DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन की शुगर बहरान पर तहकीकात जारी हैं। अभी वज़ीर आला पंजाब ने बयान रिकॉर्ड कराया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीनी एक्सपोर्ट करने पर दी गई सब्सिडी पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। सारे का सारा मामला जानेंगे। आदिल तनौली हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, क्या पूछा गया, क्या बताया गया, आज क्या क्या कुछ हुआ? आज चीनी बहरान तहकीकाती कमीशन जो है DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में 7 रुकनी जो है उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुलाया गया था। इंक्वायरी कमीशन के सामने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीनी बहरान से मुतालिक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और उस्मान बुज़दार खुफिया तौर पर जो है वो FIA हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। इससे कबल शाहिद हकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर और वफाकी वज़ीर असद उमर जो हैं वो भी पेश हुए थे DGFIA के सामने, जो चीनी बहरान का इंक्वायरी कमीशन है उसके सामने, और अपना बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था। ताहम गुज़श्ता रोज़ इंक्वायरी कमीशन की जानिब से और FIA के सरबराह DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब किया था और आज उस्मान बुज़दार ने चीनी एक्सपोर्ट से मुतालिक सब्सिडी पर अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है और इंक्वायरी कमेटी की तरफ से जो मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं उनका जवाब भी दिया है। वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने उस्मान बुज़दार से सवालात किए हैं और पंजाब में चीनी से मुतालिक जो आदिल, ये तो आप बता रहे हैं ज़रा सवाल हुए हैं, जवाब हुए हैं, लेकिन कुछ खबर बाहर निकली कि जवाब क्या दिया है? आज देखें, फिल वक्त तक तो सिर्फ 7 लोग हैं जो DGFIA की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन है। उन 7 लोगों के सामने ये लोग पेश हुए हैं। इससे कबल जब असद उमर या साबिक वज़ीर शाहिद हकान अब्बासी पेश हुए हैं तो वो बाहर आकर मीडिया से कोई बातचीत करते या इस तरह की बात करते, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया। शुक्रिया, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। आगे बढ़ते हैं अपने आज के एक और अहम मौजू की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा है? घरेलू तशद्दुद हो रहा है और उसमें इजाफा हो गया। 500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रुकने असम्बली आयशा बानो ने IG खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा है और इसी मामले पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया फयाज़ अहमद ने, लेकिन रुकने सूबाई असम्बली आयशा बानो का इस बारे में क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ जो है होता रहता है। इस लॉकडाउन के साथ जो सबसे एक ख़तरनाक और एक परेशानी का एक जो सिचुएशन बन रही है वो है ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ एब्यूज़ या फिर उनके ख़िलाफ़ वायलेंस का। ये दुनिया में जब भी कभी पेंडेमिक्स आए हैं उसके पेंडेमिक्स की जो एक स्टडी हुई है और स्टडीज़ में जब आखिर में ये पता चलता है तो सबसे ज़्यादा जो है डोमेस्टिक वायलेंस की और ख़वातीन के ख़िलाफ़ और बच्चों के ख़िलाफ़ जो उनके राइट्स हैं उनकी वायलेशन सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड होती है। ये आदाद शुमार हैं। सूबाई असम्बली की रुकन आयशा बानो यही बताई। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर फयाज़ अहमद हमको ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज़, पुलिस का इस सिलसिले में क्या बताना है? वो कितने सीरियस हैं इन सारे आदाद शुमार पर काम करने के लिए, इसके तदारुक के लिए? देखें, आदाद शुमार तो काफ़ी अलार्मिंग है। 500 से ज़ायद केसेस वो हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। सूबाई मुतसिब ने भी इसकी तस्दीक की है कि ये रिपोर्टेड केसेस हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा केसेस हों। और 399 सिर्फ ख़वातीन पर तशद्दुद किए हैं और इसी तरह अगर देखा जाए तो इसमें 23 कत्ल के वारदात भी हैं, वो भी रिपोर्ट हैं। बच्चों से ज़्यादती के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से जो एक दरख्वास्त हुई है सूबाई असम्बली की रुकन आयशा बानो की जानिब से, वो आईजी पुलिस से यही दरख्वास्त है कि इस हवाले से जो पुलिस है, जितने भी अपने मुतल्लिका DSP SHOs हैं, वो इस केस को सख्ती से हैंडल करे और सख्त कानूनी चार्जशुई होनी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि अक्सर अच्छा फयाज एक बात और बताइएगा, ये जो 500 से ज़ायद केसेस की हम बात कर रहे हैं, ये इसी ड्यूरेशन में है जब लॉकडाउन था? जी बिल्कुल, ये तकरीबन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और अब तक के ये केसेस हैं। सूबाई मुतसिब रखशंदा नाज ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये वो केसेस हैं जो सिर्फ लॉकडाउन कितने केसेस का कोई फॉलो अप हुआ है, कितने केसेस पर एक्शन हुआ है, ये खबर भी है आपके पास? देखिए शेख, इस हवाले से तो अभी IG का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ताहम ये SSP ऑपरेशन की जानिब से सामने बात आई है कि इस पर फौरन एक्शन का कहा गया है और बाद ऐसे वाक़ात, ये ऐसे तशद्दुद के वाक़ात जो रिपोर्ट हुए हैं उस पर एक्शन भी हुए।
बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जरा जल्दी से आपको एक अहम खबर देते हैं, बड़ी खबर देते हैं। वही हो रहा है जो कहा गया था, अगर सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं किया तो मार्केट सील करना पड़ेगी। कुछ ऐसे ही हुआ। कराची की ज़ैनब मार्केट को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। इसी बारे में कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी बात कर सकें। गुज़िश्ता 3 रोज से यही हो रहा था कि लोग आ रहे थे, दुकानदार कारोबार कर रहे थे, लेकिन एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज, कुछ देर पहले हम भी आपसे यही पूछ रहे थे कि जब बार बार कहा गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से कि जहां पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी होगी उस मार्केट को सील किया जाएगा, कुछ ही मिनट बाद ये खबर लेकर आए हैं आप। बिल्कुल, हमारी आपसे ये थोड़ी देर पहले इसी तरह हवाले से बात हो रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शहर भर की मार्केट ऐसी हैं जहां रश देखने में आ रहा है और ताजिर ना सिर्फ खुद एसओपी से अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिनके कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी जो है अमल नहीं कर रहे हैं। तो एसओपी जो दी गई हैंड सैनिटाइजर, मास्क और का हाथ जो डिटॉल है उससे हाथ को सैनिटाइज करें। तमाम जो है मुख्तलिफ जगहों पर तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से मार्केट के दौरे किए जा रहे थे और देखा जा रहा था कि कौन सी मार्केट में ज्यादा जो है एसओपी की खिलाफवर्जी की जा रही है। शाहनवाज, एक बात बताइए, सदर हैं, एक बात बताइए, पहले ही इतना सारा यहाँ पे बहुत रश था पहले भी, तो अब जब ये मार्केट सील कर रहे हैं तो उसके बाद को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इन लोगों ने करके रखे थे इंतजाम, कुछ सोच के रखा था? बिल्कुल, अब असिस्टेंट कमिश्नर सदर जो ज़ैनब मार्केट पहुंचे थे, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एसओपी की खिलाफवर्जी की जा रही है, तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को बुलाया और मार्केट को सील किया। इस सील करने के दौरान जो है मार्केट के दुकानदारों और इंतजामिया के खिलाफ जो है जो थोड़ी कलकलामी हुई और जो मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पहुंचे थे उनसे भी जो है कलकलामी हुई। उन्होंने उनको मीडिया के नुमाइंदगान को धक्के भी दिए गए। अब सूरत हाल तो कंट्रोल में आ गई है। दुकानदार ये कहते हैं कि साथ रहिए। मैं दुकानदारों का मौक़िफ़ भी आपसे जानूंगी, लेकिन पहले जरा सा उन लोगों को बता दें, उन नाजरीन को बता दें जो उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, अभी ट्यून किया है। देख लीजिए, एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था, इसीलिए इस मार्केट को सील करना पड़ा है। यहाँ पर पहले विजिट किया गया, सिचुएशन को देखा गया, फिर मार्केट सील की गई। लेकिन इसमें एक मामला और भी है। जब इस मार्केट को सील किया गया और लोग बाहर आए तो भी रश था, तो भी धक्कम पेल थी, तो भी सिचुएशन ऐसी थी कि पता नहीं चल रहा था कि कोई एसओपीज हैं, कहाँ के एसओपीज हैं। इसको तो सभी को फॉलो करना था। और किरण, ये जो मनाजिर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और खड़े हुए हैं कि पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं तो वो लोगों का हजूम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जो लोगों का रश लग गया यहाँ पर वो क्यों लगा हुआ है कि मार्केट सील करने की वजह ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं किया, जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी वो नहीं की जा रही थी। दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट सील करनी पड़ी। तो मार्केट के बाहर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल कौन करेगा? इट्स नॉट अबाउट ज़ैनब मार्केट ओनली, आसपास और मार्केट्स भी हैं। और ये रश अब देखिए, पुलिस वाले अब इनको यहाँ से निकाल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस वाले इनको यहाँ से निकाल रहे हैं और भेज रहे हैं कि आप इकट्ठे यहाँ पर ना रश ना लगाएं। उनसे आगे थे, उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था, पुलिस यूनिफॉर्म में ही है, वो बच के भी चल रहे थे। लेकिन लोगों को समझाना अभी भी मुश्किल लग रहा है। जो लोग बाहर निकले दुकान खोलने के लिए, जो लोग बाहर निकले शॉपिंग करने के लिए, उनको ये समझाना कि ये एसओपीज आपके लिए हैं, आप ही इनको कामयाब बना सकते हैं, आप ही कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं, ये समझाना अभी भी, इतने दिनों के बाद भी, इस लॉकडाउन के बाद भी और इस शर्त के साथ भी कि इसको बंद कर देंगे दोबारा अगर एसओपीज फॉलो नहीं की, अभी भी बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम सब के लिए। और अतीक मीर साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये बात कह दी थी कि जो मार्केट्स एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करेंगी, जब उनको सील कर दिया जाएगा तो हम उनका साथ नहीं देंगे। तो अब देखते हैं कि ताजिर रहनुमा साथ देते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ के दुकानदार डेफिनेटली एहतजाज करेंगे, वो डेफिनेटली बात करेंगे, वो ज़रूर ये चाहेंगे ये जो मार्केट सील की गई है ये मार्केट डी सील हो, यहाँ पर दोबारा से शॉपिंग हो। लेकिन ताजिर रहनुमा इस बारे में पहले भी कह चुके थे कि हम इनका साथ नहीं देंगे। जमील पराचा साहब ताजिर रहनुमा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जमील साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ज़ैनब मार्केट सील हुई है, आपका मौक़िफ़ क्या रहा? आपके मौक़िफ़ जाने से पहले नाज़रीन को एक बार फिर हम दिखा रहे हैं मनाजिर भी और बता देते हैं उनको कि असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट को सील किया है। मार्केट सील होने पर दुकानदार बाहर आए हैं, पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, लोग जो कि बाहर इकट्ठा हुए उनको उन्होंने कोशिश भी की कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये एक अमूमी रवैया है पाकिस्तानियों का कि जहाँ पर जरा सा कोई मामला हो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, रश लग जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि सड़क पर चूंकि लॉकडाउन में नरमी है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ से सवारियां गुजर रही हैं, गाड़ियां, रिक्शा,
जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो अलग हैं, जो लोग यहाँ कारोबार से वाबस्ता हैं वो अलग हैं। अब जब उनको निकाला जाएगा, आप अगर वहाँ से आम दिनों में भी गुजरें तो वहाँ पर बहुत सारी बाइक्स होती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, ये पता चल रहा होता है कि ये उन लोगों की सवारियाँ हैं कि जो अंदर काम करने की गर्ज से गए या किसी काम से गए हैं। ये इस मामले को सील भी किया गया, ज़ैनब मार्केट को सील भी किया गया, SOPs की खिलाफ वर्जी पर किया गया है। ये बहुत बड़ा मामला है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन बात बस यहाँ तक नहीं रहेगी। हम इस पर डिटेल से बात मजीद भी करेंगे और बात इसलिए करना बहुत जरूरी है कि हम दो एंगल्स पर हमेशा बात करते हैं, एक दुकानदारों का पर्सपेक्टिव और एक जो शॉपिंग करने गए हैं वो। यहाँ पर खिलाफ वर्जी किसने किया? दुकानदारों ने किया। इस पर डिटेल से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। कितना खूबसूरत पैगाम, कितना मस्बत पैगाम, क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंटिंग अब थोड़ी सी बदलनी होगी। डॉक्टर ताहा साबरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर साहब, इस वीडियो में एक बात थी कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिया जाए, बच्चों को सोशल मीडिया से कनेक्ट किया जाए, बच्चों को अपने दोस्तों से बात करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। यानी हम इतने शोज़ में बात करते आए कि बच्चों को हमने इन गैजेट से दूर करना है, लेकिन इस मैसेज में तो हम ये सीख पाए कि बच्चों को फ़ोन देना है, कांटेक्ट करवाना है। अब आप समझाइए कैसे देना है, कैसे कांटेक्ट करवाना है। देखिए, अब हर एक चीज़ का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो उसमें जिस तरह हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हमारे जिस्म की ज़रूरियात होती हैं, उसी तरह हमारी एक ताल्लुकात की भी एक नीड होती है। और सही है, घर में बच्चे अपने वालिदैन के साथ तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनका जो दोस्तों के साथ एक बॉन्ड होता है वो उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और तो इसमें अब ये है कि इसका ये मतलब ही नहीं कि आप बच्चे को बोलेंगे बस फ़ोन पकड़ लो और उसी उस पे रहो, राइट? वो तो सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अगर वो जिद करे कि मुझे मिलने जाना है अपने दोस्तों से या कुछ, तो उसके बजाय उसको आप मशवरा देंगे, चलो आप थोड़े वक्त के लिए दोस्तों से रब्ता कर लें। आप फ़ोन के जरिए भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं कि 2-2 घंटे आप एक ही दोस्त से जो है ना फ़ोन पे लंबी बातें करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये कब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है? जब ऑनलाइन क्लास शुरू होती है, छोटे बच्चों की मैं बात कर लेती हूँ, जैसे मंडे टू मंडे होगी, उस वक्त पेरेंट्स क्या करें? और उसके बाद बच्चा जो भी कुछ उसका लर्निंग था या जो उसका फ़न था वो थोड़ा सा उस माहौल में रहे, उस फील में रहे, उसके लिए पेरेंट्स क्या करें? थोड़ा हेल्प कीजिएगा। था तो देखिए, एक तो ऑफ कोर्स जो बड़े बच्चे हैं तो उनके अब काफ़ी स्कूलों ने अपना ऑनलाइन शुरू कर भी दिया है और लगता ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल बाकी स्कूल कर भी देंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक चैनल लॉन्च किया है एजुकेशन के लिए। अब इसमें यह है कि अब बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इंकरेज करें बच्चों को इसको सही तरह यूटिलाइज करने के लिए। इससे ये भी होगा कि ऑफ कोर्स बच्चे थोड़े मसरूफ़ भी होंगे मस्बत तरीकों से और उसको सीखेंगे भी। और पेरेंट्स को एक जो बहुत बड़ा होगा कि पेरेंट्स को होगा ना कि अब हमें संभालना पड़ेगा, तो फिर उस दौरान पेरेंट्स अपने लिए वक्त निकाल के और थोड़ा सा अपने स्ट्रेस पे काबू कर सकते हैं और अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जो एज ब्रैकेट है, बात भी कंप्लीट करें, ये जो एज ब्रैकेट है ना, जो 7 साल से 6 साल से नीचे का है, ये बच्चा सवाल भी करता है, उसको अपने पेरेंट्स का साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए भी होता है। अब पेरेंट्स थक रहे, वो बच्चा नहीं थकेगा। और ये कि बिल्कुल सही बात है, उसको जितना टाइम चाहिए माँ बाप तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें। अब वो बताए ना आपके इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि इस बच्चे को एंगेज करना बहुत मुश्किल है। उससे थोड़ा बड़ा होता है तो संभल जाता है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया और इसमें अक्सर फिर ये होता है, माँ बाप क्या कहते हैं, तंग आकर उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं या फिर कोई गेम शुरू करवा देते हैं, राइट? तो अब देखिए, इसमें हरगिज़ ये भी नहीं सोचता कि माँ बाप कंटिन्यूसली बच्चों के साथ रहें, बिकॉज माँ बाप को भी और भी काम करने और फिर उनकी अपनी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, फिर उससे फिर उनको गुस्सा भी आता है और फिर ऑटोमेटिकली बच्चों पे निकलता है, तो वो किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। तो इसमें अब ये है कि अब देखिए किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो बच्चे को एंगेज भी कर पाएं और उनसे वो सीख भी पाएं, राइट? तो ये थोड़ा सा इसको ढूंढना मुश्किल है। और थोड़ा सा टाइम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें बच्चा थोड़ा तनहा बैठे, वो आपके लिए एक वक्त ऐसा बन सकता है कि जिसमें आप थोड़ा आराम भी करें। बिल्कुल। और उसमें देखिए इस तरह के बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस भी हैं, एजुकेशनल गेम्स भी अब आ रही हैं कि आप जिस तरह एक गेम है
एक ऐप है डुओलिंगो के नाम से, एक मोबाइल पे होती है वो, तो उसमें आप ज़बानें सीख सकते हैं गेम के ज़रिए, कि गेम के ज़रिए आप मुख्तलिफ ज़बानें सीख सकते हैं। तो इस तरीके से ना, तो और अभी जहाँ तक मुझे इल्म है कि अब बहुत सारे वालिदैन हैं वो ग्रुप्स बना रहे हैं, आपस में ग्रुप्स बना रहे हैं और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में। लेकिन ताहा, सॉरी टू इंटरप्ट, मिनिमम एज क्या है ऐसी गेम्स खेलने के लिए कि वो लैंग्वेजेस सीखे, और मिनिमम एज क्या है? आई थिंक अब बच्चे डिफरेंट एज से बोलना शुरू करते हैं, तो आई थिंक अराउंड, अब जो ऐप का है तो ऑफ कोर्स वो तो लेट्स से बड़े बच्चों के लिए होगा, लेट्स से वो होगा लेट्स से 11-12 इयर्स एंड अबव। ओके, यानी ये ना करें ना कि 6 साल के बच्चों को आप कहें चलो बेटा चाइनीज सीख कर आओ। अब देखिए वो गेम पे डिपेंड करता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल यू वेरी राइट कि लेट्स से कि कुछ इस तरह मैथ्स की गेम हो गई, राइट, मैथ्स सीखने की खेल हो गए, तो वो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स, अगर जैसा कोई, ये बड़ा अच्छा आपने मैथ्स की गेम का भी बता दिया, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, सीख पा नहीं रहे, तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लास अगर नहीं कोई स्कूल कंडक्ट कर रहा है, बिकॉज बहुत से स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन क्लास कंडक्ट नहीं करवा रहे, कुछ स्कूल करवा रहे हैं, बहुत से जगहों पर नहीं होता, इसलिए अगर ऐसी गेम्स बच्चे खेल लेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। एग्जैक्टली, सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम सॉरी, वक्त खत्म हो गया, आपका पॉइंट भी आ गया, बड़े हमने आपसे सीख ली। ये मैं क्विकली ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। काम हो रहा है महकमा बल्दियात में, रोज़ाना 50 से ज़ायद अफराद हेल्पलाइन के ज़रिए नफ्सियाती मसाइल बता रहे हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक हेल्पलाइन पर राबता करने वाले ज़्यादातर अफराद को डर ये है कि वो खुदा न खास्ता कोरोना से मर जाएंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया साइकोलॉजिस्ट पैमान मलिक साहिबा ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पैमान साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो स्टैट्स हैं कि 50 लोग रोज़ाना कॉल कर रहे हैं, ये अलार्मिंग है कंसिडरिंग दिस पॉपुलेशन, और इतनी कॉल सिर्फ आपको आना? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वक्त जो है हमारे पास बहुत कॉल्स रिसीव हो रही हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मर्द हजरात हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग जो है मेंटल डिप्रेशन का और एंजाइटी का और डर का शिकार हो चुके हैं। तो इस वक्त जब से हमारी वेबसाइट और फ़ोन लाइन का इफ्तिताह हुआ है, उसके बाद से हमें कॉल्स आना स्टार्ट हुई है, और उनके कंसर्न ज़्यादातर जो है वो यही है, क्योंकि लॉकडाउन की ये इतनी अनसर्टन सी सिचुएशन है कि हर कोई अपने घरों में बंद हो गया है, कुछ इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कुछ की फैमिली मेंबर्स जो हैं वो। पैमान, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा, मुझे बिल्कुल आ रही है। मैं चाह रही थी कि आप इसको थोड़ा सा वाजे कर दें। जो कॉल्स आपके पास आ रही हैं तो किसी सिम्टम के तहत खदशात हैं, सिम्टम्स हैं उनको थोड़े से, तो इसलिए डरे हुए हैं, या दीगर खदशात की वजह से भी उनको लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे? खदशा सिर्फ कोरोना का या इसके अलावा भी? ओके, असल में कोरोना का भी खदशा है। खदशा ये भी है कि आगे क्या होगा, हमारी जॉब्स जा रही हैं, हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी फैमिली मेम्बर्स जो इन्फेक्टेड हैं उनका क्या स्टेटस होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिलके इनको खौफजदा कर रही हैं। कोई एक फैक्टर नहीं है कि कोई मेंटल हेल्थ का जो ऑलरेडी पेशेंट है खाली वो कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं। जो लोग इस वजह से भी डरे हुए हैं कि कोरोना की वजह से अब आगे सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में किस तरह रहेगी। ये ज़्यादातर कॉल्स आपके पास में हजरात की आ रही हैं, जो ख़वातीन हैं वो कॉल करती हैं, उनके क्या खदशात होते हैं, वो क्या कहती हैं? ख़वातीन के जो ज़्यादा खदशात होते हैं वही होते हैं उनके बच्चों से रिलेटेड होते हैं कि बच्चे जो हैं वो किसी ज़ाहिर सी बात है ग्रॉसरी करने भी जा रहे हैं, कुछ छोटे मोटे काम के लिए भी बाहर निकलना ही पड़ता है इन एनी केस। तो उनके खदशात इस तरह से हैं कि अगर किसी को हो गया है तो वो किस तरह से डील करें, और बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा। कुछ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो वो किस तरह से कोप अप करें। आगे बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है, बेटों की जॉब स्टेक पे हैं, तो वो किस तरह से मैनेज करें। ये बहुत सारे डर हैं जो उन लोगों को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इतनी काउंसलिंग भी आप लोग कर रहे हैं, ये बताइएगा इसका नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? रिस्पांस अच्छा है, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, और फिर आपकी काउंसलिंग से उनको फ़ायदा भी हो रहा है, वो रिस्पांस बताइएगा। डेफिनेटली उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारी काउंसलिंग सर्विसेज जब से एक्टिव हुई हैं, हमारे काफ़ी सेशंस हो चुके हैं, और हम लोग कम्युनिटी में हमारा एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से वो लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। और हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि इस कोरोना के अगेंस्ट इनमें रेजिलियंस बिल्ड करना, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ वायरस। लोगों में अवेयरनेस ही हमने ये करनी है कि ये एक वायरस है, हमें डरना तो है लेकिन हमें इसको समझना भी है बेसिकली।
ये वायरस है क्या, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, इसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं। लोगों में जब अवेयरनेस आ जाएगी तो चीज़ों को डील करना आ जाएगा। और हम लोग जो है साइको सोशल सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी नीड बेस्ड क्लाइंट आता है पैमान, उसको कितनी हम हद देखते तक हैं, आपको हम उसको लोगों को चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। समझाना पड़ता है कि कोरोना है और इससे लड़ना उतना मुश्किल भी नहीं जितना लोगों को लग रहा है? बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। मैं आपको बताती हूँ, कल परसों भी हमारे पास एक क्लाइंट था जिससे मेरी बात हो रही थी, तो उसके साथ हमारे सेशन चल रहे थे और वो काफ़ी हद तक हमारी चीज़ों में उसने काफ़ी रिस्पांस दिया था, बहुत पॉजिटिव भी आया रिस्पांस उससे। लेकिन उसने जो एक चीज़ मेंशन की वो बड़ी अलार्मिंग थी। उसने बोला कि मैडम, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं और वो लोग जो हैं गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसको कोरोना मौत लिखी होगी। ऐसे समझूं मैं कि इस किस्म के रवैया, ये जो रवैया है ना, ये खौफ को दावत दे रहा है। कोरोना से पहले रवैये लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। बेसिकली हमारा गोल भी यही है कि हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे हम काम कर रहे हैं। हम जब तक लोगों की बिहेवियर, क्योंकि देखिए इस वक्त वैक्सीनेशंस मौजूद नहीं है, लेकिन व्हाट वी कैन डू कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू इन लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकें, इनका माइंडसेट चेंज कर सकें कि ठीक है ये वायरस है लेकिन इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है। अब आप सोचें कि उनकी स्टेटमेंट्स ये थी, वो खुद जो क्लाइंट था हमारा वो मेंशन कर रहा था कि हमारे मोहल्ले में लोग ये बोल रहे हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मौत लिखी होगी तो वो आ जाएगी। तो ये भी एक लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि कोरोना कुछ नहीं कर सकता, हमें कुछ करने की जरूरत आप नहीं है। सही मालूमात के लिए लोगों को उनके खदशात से निकालने के लिए अपना काम कर रही हैं और भरपूर अंदाज में करेंगे। बेशक हम लोग की वेबसाइट भी है www.covid.tss.tk भी है, उस पे भी लोग आके विजिट कर रहे हैं। हेल्पलाइन पे भी हमें विजिट कर रहे हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च होगी जो कि ट्रायल बेसिस पे, लेकिन वो भी लोगों तक बहुत जल्दी रसाई हो जाएगी उसकी। ठीक है पैमान मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, मुताल्लिक आप हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की जानिब। माह रमज़ान और अब आखिरी अशरा आने वाला है, और आखिरी अशरे में ज़ाहिर है बहुत से मुसलमान एतकाफ़ करते हैं, मसाजिद में जाकर एतकाफ़ करते हैं, ख़वातीन घरों में एतकाफ़ करती हैं। और जब हम एतकाफ़ की बात करते हैं तो ज़ाहिर है एतकाफ़ क्यों किया जाता है? अल्लाह का कुर्ब तो हासिल करना है, लेकिन ज़ाहिर सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करना होता है, अपने खालिक की इबादत इस तरीके से करना है जैसे मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, बताई और प्रैक्टिस की। एतकाफ़ की सादत हासिल करके इंसान ये महसूस करता है कि इस दुनिया और आखिरत में सिर्फ़ एक क़ुव्वत है, एक ताकत है जो इंसान को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकती। इंसान अकेला आया है, अकेले ही इस जहां फ़ानी से कूच करना है। आज एतकाफ़ की अहमियत, इसकी फ़जीलत और इससे जुड़े कुछ अहम मसाइल पर हम बात करेंगे। और ज़ाहिर है इस वक्त हम उन हालात में हैं कि जब मसाजिद में इज्तिमाई इबादत की बात हम नहीं करते, हम इनफरादी इबादत की बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब ने। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त का। मौलाना साहब, सबसे पहले रहनुमाई कीजिएगा, आजकल के हालात देखते हुए दुनिया भर में, ज़ाहिर है दुनिया भर में मैक्सिमम ममालिक में SOPs ऐसी ही हैं कि मसाजिद में इज्तिमाई इबादत नहीं हो रही, इनफरादी इबादत की बात हो रही है, और नमाज से मुतालिक भी यही कहा है कि बड़े बड़े इज्तिमा ना हो। तो ऐसे में पाकिस्तान से मुतालिक ज़ाहिर लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है। जो एतकाफ़ करना चाहते थे, जिनकी एतकाफ़ की ख्वाहिश थी, ज़ाहिर वो थोड़े से परेशान हैं कि अब वो क्या करें। मसाजिद में उस तरीके से वो एतकाफ़ कर नहीं पाएंगे, ना मिनहाजुल कुरान का जो सबसे बड़ा सेटअप होता है वहाँ पर, ना फैसल मस्जिद में, ना किसी और मस्जिद में, क्या करेंगे? थानवी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपसे एतकाफ़ से मुताल्लिक पूछना ये चाह रहा था, इस मुल्क की मुनासिबत से, जो हालात हैं उनकी मुनासिबत से, कि जब ख्वाहिश तो है, ख्वाहिश तो सबकी होती है, और अब तो वक्त भी है कि बहुत से लोग ऐसे जा रहे हैं जो ऑफिस नहीं जा रहे, जो काम पर नहीं जा रहे, वक्त भी सबको अल्लाह ताला ने दे दिया कि मेरी इबादत करो, वक्त बहुत है, लेकिन हम मसाजिद में उस तरीके से इज्तिमाई एतकाफ़ नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। इस आखिरी अशरे में अल्लाह का कुर्ब भी हासिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करनी है, एतकाफ़ कर पाएंगे? ये मुमकिन हो पाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस कार खैर में शरीक किया। देखिए, एतकाफ़ जो है ये रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास और बड़ी अहम इबादत है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बहुत ही ज़्यादा महबूब और मरगूब ये इबादत है जो हुजूर ने हमेशा एतकाफ़ फरमाया। और फिर आपके विसाल के बाद आपकी अज़वाज मुताहरात ने सब ने पाबंदी से एतकाफ़ किया। एतकाफ़ नफली भी होता है, लेकिन ये एतकाफ़ जो रमज़ान में है ये आखिरी अशरे में होता है। जैसा कि कल एतकाफ़ करने वाले जो इरादा किए हुए वो आएंगे, और ये 10 दिन का पूरा एतकाफ़ होता है कि ईद का चाँद, शव्वाल का चाँद देख के फिर एतकाफ़ ख़त्म किया। तो ये मसनून है और यही अफजल है। बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं इसमें कोई शक नहीं कि इज्तिमाई इबादत के हवाले से बहुत बातें हुई हैं। उलमा भी इसमें हमारे माहिरीन के साथ हैं कि भाई हाँ, जहाँ तक डिस्टेंस हो सकता है, नमाज़ों में भी डिस्टेंस हो रहा है। एतकाफ़ भी इस हवाले से किया जा सकता है कि अगर एतकाफ़ डिस्टेंस से बनाया जाए और उसमें गोया फ़ासला रखा जाए तो बहरहाल अच्छा। एतकाफ़ जो है ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। मतलब ये है कि हर इलाक़े और बस्ती महल्ले का एक मुसलमान भी अगर एतकाफ़ में आ जाए तो सबकी तरफ से ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। तो इसमें यह है, हाँ जी हाँ, तो इसमें यह है कि मस्जिदें बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, तो इसमें देखना चाहिए कि अगर डिस्टेंस के साथ एतकाफ़ लग जाए तो उसमें बहरहाल कोई हरज नहीं है। और एतकाफ़ बहरहाल इस दौर में भी हो सकता है, बड़ी मस्जिदें हों छोटी हों। तो इसमें इन चीज़ों का ख्याल SOPs मुझे आज तक पता नहीं उसकी क्या तफसीलात होती हैं, लेकिन उनको बहरहाल एतमाद में रख के और उनकी हिदायत के मुताबिक एतकाफ़ भी अदा किया जा सकता है। मर्द मस्जिद में आके करते हैं, औरतों का तो मसला खैर कुछ इतना नहीं है, वो घर में कर सकती हैं। तो ये एतकाफ़ जो है बड़ी प्यारी सुन्नत है और रमज़ान ही के साथ ख़ास है, जैसा कि यह आखिरी अशरे में अदा किया जाता है। सही। अच्छा मौलाना साहब, रहनुमाई भी कीजिएगा, जब हम एतकाफ़ की बात कर रहे हैं आपसे, तो एतकाफ़ जो सुन्नत एतकाफ़ है और वो 10 दिन का ज़ायरा होता है और मर्दों के लिए ज़ायरा मसाजिद में होता है, थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा, कफ़ारा क्या अदा करना पड़ता है अगर कोई गलती हो जाए, इसमें कोई कोताही हो जाए इसमें? और वो कोताही हो क्या सकती है? यस, असल में एतकाफ़ में 2-3 चीज़ें तो ज़रूरी हैं। हाँ, 2-3 चीज़ें तो एतकाफ़ में ज़रूरी हैं। रोज़ा मसलन, तो बहरहाल रोज़े में फसल नहीं हो सकता कि अगर आज रोज़ा नहीं रखा वो तो बाद में क़ज़ा हो जाती है, लेकिन उससे एतकाफ़ ख़त्म हो जाता है। अगर रोज़ा ना रखा, ज़ाहिर है कि किसी उज़्र और बीमारी या किसी मजबूरी से छूटा होगा, मर्दों का भी औरतों का भी, तो उससे भी एतकाफ़ पे असर। फिर यह कि बिला ज़रूरत शदीद या बिला ज़रूरत शरई अगर कोई एतकाफ़ से बाहर आ गया तो भी एतकाफ़ उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। ज़रूरत के तहत तो बाहर आने की गुंजाइश है, लेकिन ज़रूरत भी शदीद ज़रूरत हो या शरई तौर पे कोई ज़रूरत हो, बस ये चंद चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर एतकाफ़। मौलाना साहब, एक बात और क्योंकि आपने भी बात की कि अगर रोज़ा नहीं रखा या रोज़ा टूट गया बीमारी की वजह से भी, तो एतकाफ़ ख़त्म हो जाता है? हाँ जी हाँ, फिर वो एतकाफ़ मतलब ये कि फिर वो नफली में आ जाता है। वो जो मसनून की सूरत चल रही होती है वो बहरहाल उससे मुतासिर होती है। एतकाफ़ टूटने का मतलब ये नहीं है कि बस बाहर निकल जाएं और ठहरने की गुंजाइश नहीं है, वो एतकाफ़ नफली हो जाता है। यानी जैसे कोई ग्रेड, किसी का ग्रेड नीचे आ जाए, ये है उसका गोया अंदाज। तो ये है उसका रोज़ा। एक बात और बता दीजिएगा, जब भी जाते हैं एतकाफ़ में बैठने के लिए अपना थोड़ा सा सामान लेकर जाते हैं, 1-2 जोड़े कपड़े ले जाते हैं। हमने ये भी देखा है इन दिनों में कि बाज़ लोग मोबाइल फ़ोन भी साथ लेकर जाते हैं। तो मोबाइल तो है ही आपको दुनिया से जोड़े रखने के लिए, इसको तो नहीं लेके जाना चाहिए। ऐसा सही समझा है मैंने? भाई जी हाँ, नहीं आपने सही कहा। हकीकत तो ये है कि एतकाफ़ नाम ही इसका है कि बस ज़रूरत के मुताबिक अपना सामान, जो अपनी कोई दवाएं हैं, ये चीज़ें आप लाएँ। पुरतायुश सामान और अपनी हर राहत का सामान एतकाफ़ में लाना जो है,
ये मकरूह है और ये मुनासिब भी नहीं है, एतकाफ़ की रूह निकल जाती है। बाकी मोबाइल का मसला एक अरसे से ज़ेर बहस है, तो ये एक ज़रूरत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। घर वालों से अगर आप कोई रब्ता कर लें, बीवी से और बच्चों से, लेकिन अगर लंबी लंबी बातें और हर एक से बातें करें तो ये फिर ऐसे ही है जैसे आप एतकाफ़ छोड़ के ही बाहर निकल गए। तो मोबाइल मुतलकन मना नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर लें तो उसमें जो उसकी गुंजाइश है। मौलाना साहब एक गुंजाइश है, एक बात और बताइएगा, हम इन हालात में रोज़ाना ये बात भी करते हैं कि अगर मस्जिद नहीं जा सकते, अगर अपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए नहीं जा पा रहे और घर में नमाज अदा कर रहे हैं, तो हम ये बात करते हैं घरों को मस्जिद बनाएं, घर का एक कोना या घर का एक हिस्सा मस्जिद बनाएं। ये रहनुमाई कीजिएगा कि अगर हम ऐसा कर लें कि घर का एक कमरा या घर का एक हिस्सा हमने ऐसा बना लिया कि हमने उसको मस्जिद का दर्जा देने की कोशिश कर ली जा रहा है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, तो फिर मर्द वहाँ पर एतकाफ़ कर सकते हैं, सुन्नत एतकाफ़? देखिए, एतकाफ़ जो है वो मस्जिद में ही होता है, लेकिन अगर कोई अपने घर में कोई नियत कर ले तो बहरहाल वो उसका एतकाफ़ सुन्नत मतलब ये कि एक नफली तौर पे हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे एतकाफ़ जो है मर्दों के वो गोया घरों पे नहीं होते और उससे वो चीज़ हासिल नहीं होती जो मस्जिद में जाके होती है। लिहाजा उसके लिए मस्जिद ही में जाना, फिर जुमे की नमाज में शरीक होना, ये सब चीज़ें एतकाफ़ का हिस्सा हैं। और इसमें बहरहाल तो अब रहा ये चीज़, वो जो ये मशहूर है कि भाई अपने घरों को वीरान ना करो, घर में भी अपने मस्जिद बनाओ, वो मुराद यही है कि फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में अदा कर लें, सुन्नतें घर में पढ़ें, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, माँ बाप को पढ़ते हुए देखें तो उनको भी पता चले कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये है कि सुन्नतें वगैरह तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एतकाफ़ घर में करें तो इसका तो सवाब मिल जाएगा कि घर में रह के वो इबादत कर लें, लेकिन वो मसनून एतकाफ़ का नाम उसे नहीं दिया जाता। ठीक है सर, एतकाफ़ से हट के एक सवाल करना चाह रहा हूँ रमज़ान की मुनासिबत से ही। ये सुनते आए हम लोग कि एक बार लाजमी रमज़ान में कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए हम सब मुसलमानों को, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। भाई कुरान करीम का तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है रमज़ान, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, तो रमज़ान का महीना तो है ही कुरान का और कुरान करीम का ताल्लुक़ है ही रमज़ान से। तो बहरहाल रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों में, औरतों में, सब में ये ज़ौक़ व शौक़ देखा जाता है कि वो तिलावत कुरान का एहतमाम ज़्यादा करते हैं। हालांकि कुरान करीम तो पूरी ज़िंदगी का वजीफ़ा है कि इसको पढ़ा जाए, लेकिन रमज़ान में एक बहुत ज़्यादा इसका गोया एक शौक़ बढ़ जाता है। लेकिन तो हुक्म भी है मौलाना साहब के, अगर मुकम्मल हुक्म भी है कि लाजमी पढ़ना चाहिए एक बार नहीं, मतलब ये कि कुरान मुकम्मल अगर कर लें तो ये सुन्नत है, एक कुरान मुकम्मल हो जाए, एक कुरान मुकम्मल हो जाए, ये सुन्नत है, नहीं है। ठीक है, जितना वो तो ज़ाहिर है मौलाना साहब जितनी तिलावत करें उसका तो सवाब उतना ही ज़्यादा है। सॉरी मौलाना साहब, वक्त थोड़ा सा कम था, आप हमारी रहनुमाई कर रहे थे एतकाफ़ से मुताल्लिक, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत और अगर भूल चूक हो जाए तो क्या होता है और जिस तरह आज के हालात हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो ज़ाहिर छोटी मस्जिद हो या कि बड़ी मस्जिद हो तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते हुए भी एतकाफ़ हो सकता है और होगा। एनीवेज़ वक्त हो गया ख़त्म, आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।